तो आज मध्य प्रदेश की 230 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। वहीं पर मिजोरम में 40 सीटों के लिए असेंबली सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है और लोगों में एक जोशो खरोश देखा जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश से जरूर कुछ मायूस कर देने वाली खबर आई कि यहां पर ईवीएम्स में बड़ी तादाद में खराबी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पीसी की है और उसने कहा है कि फौरन इस मामले को शॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पहले से इस तरह की तैयारियां पूरी या होमवर्क पूरे तौर से क्यों नहीं किया गया। आज की पोलिंग पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र दुबे जी हैं जो कि सीनियर सहाफी हैं और सर्वकमल दत्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सुरेंद्र दुबे जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई 2013 तक अगर मध्य प्रदेश के चुनाव देखे जाएं तो शिवराज सिंह एक तरह से 3 बार वो रह चुके हैं, 3 टर्म्स के लिए वजीर आला रह चुके हैं। लेकिन 2014 के बाद तस्वीर बदली है। सेंटर में बीजेपी आने के बाद और वजीर आजम पीएम मोदी आने के बाद एक तरह से फोकस मोदी साहब की तरफ ज्यादा हो गया। इस फैक्टर को सर्वकमल दत्ता जी आप कैसे देखते हैं? जो चीज सुरेंद्र दुबे जी ने कही थी कि भाई चौहान जी से ज्यादा फोकस जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ आवाम का ज्यादा हो गया। नहीं, बेशक 2014 के बाद पूरे भारत के तमाम प्रांतों के चुनाव आप अगर उठा के देखेंगे तो हर जगह पे कहीं ना कहीं पे प्रदेश के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है या फिर नरेंद्र मोदी जी की जो चेहरा है वो तो कहीं ना कहीं पे हावी रहा है। चाहे वो आप यूपी पे देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल में देखिए, कर्नाटका में देखिए, बिहार पे देख लीजिएगा, कहीं महाराष्ट्र में देखिए, कहीं पर भी ये तो जरूर है कि मोदी फैक्टर बेशक बहुत हावी रहा है 2014 के बाद से। पर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो आती है कि एक सक्षम लीडर प्रदेश लेवल पे जो शिवराज सिंह चौहान का जो एक छवि है एक एज ए कर्मठ और सक्षम लीडर के हिसाब से भाजपा के तरफ से, वो कहीं ना कहीं पे वो फैक्टर तो है ही। पर उसके साथ साथ जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का जो एक पर्सोना और एक ऑरा जो है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगातार दिखाई दिया है। और उसके विपरीत आप अगर विपक्ष के तरफ से आप अगर तुलना करेंगे तो विपक्ष के तरफ से कहीं ना कहीं पे राहुल गांधी एज ए फैक्टर के हिसाब से रहा है पूरे चुनाव में, चाहे वो छत्तीसगढ़ का ही है चाहे वो आप मध्य प्रदेश का ही है। पर दोनों का जब आकलन किया जाए नरेंद्र मोदी जी एज ए फैक्टर, यानी चुनाव मध्य प्रदेश के लेकिन हावी दिल्ली रही है। पर दोनों का जब आप आकलन करते हैं और जनता की रैलीज के बीच में जो रेस्पॉन्स के हिसाब से जब एक आकलन किया जाता है उस पे सीधा सीधा कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी के सामने एज ए नेशनल लीडर के हिसाब से राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। यानी एक तरह से फोकस जो है, क्या सर्वकमल दत्ता जी आपको लगता है कि असेंबली चुनाव हो रहे हैं लेकिन नजर 2019 पर है दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें? नहीं, बेशक 2019 पे तो है ही, और ये कहीं ना कहीं पे एक सेमीफाइनल है 2019 से पहले। और क्योंकि 2019 का चुनाव बहुत ही निकट है तो उसके चलते राष्ट्रीय जितने सारे इश्यूज है, राष्ट्रीय मुद्दे जो है, नेशनल लीडर कौन है, नेशनल लीडरशिप की क्षमता कितनी है, ये सारी चीजें और ज्यादा इस बार के चुनाव में, असेंबली चुनाव में एज ए फैक्टर के हिसाब से काम कर रहा है या फिर एज ए फैक्टर के हिसाब से हावी हो रहा है। अगर राष्ट्रीय चुनाव अगर इन सब असेंबली चुनाव के 2 साल बाद अगर होता तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं होते, तब प्रदेश लेवल पे प्रदेश की लीडरशिप के हिसाब से पूरा मुकाबला होता। क्योंकि 3-4 महीने बाद ही राष्ट्रीय चुनाव है, 6 महीने के अंदर है राष्ट्रीय चुनाव। तो उसके चलते जब इतना निकट हो नेशनल इलेक्शन और उससे पहले तमाम असेंबली इलेक्शंस की चुनाव हो रही है तो जनता के नजर में बेशक दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय मुद्दे भी उतने ही हावी होंगे जितने की स्थानीय मुद्दे हैं। और इसीलिए राम पथ, राम मंदिर, फिर आपके गौ रक्षा, ये तमाम चीजें इसीलिए तो हावी हुआ है। आरएसएस पे बैन लगाना, आरएसएस के चुनाव मध्य प्रदेश के हैं लेकिन इश्यूज चुनाव मध्य प्रदेश के हैं लेकिन इश्यूज जो हैं वो नेशनल एक तरह से उठाए गए। दुबे जी, क्या मध्य प्रदेश के अवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? भाई मध्य प्रदेश के चुनाव है, वहां के लोगों के अपने इश्यूज हैं, उन इश्यूज को छोड़कर नेशनल लेवल के इश्यूज उठाए जा रहे हैं क्योंकि 2019 पर फोकस है इन पार्टियों का।
देखिए, नेशनल लेवल के इशू इसलिए उठाए जा रहे हैं जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं। एमएलए का चुनाव है तो तमाम शिकायतें तो उसकी अपनी सड़क, पानी, स्कूल ठीक नहीं है, गार्डन ठीक नहीं है, ये छोटी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स होती हैं, इन पर भी वोट पड़ता है जी। लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि जीत और हार वो 2 से 4% स्विंग वोट पर होती है और वोट स्विंग होता है हमेशा भावनात्मक इशू पर। सही। मंदिर एक बड़ा इशू है, गौ रक्षा पर अब सारे लोग गौ रक्षक हो गए हैं। हो सकता है अपने घर में गाय न पालते हो सकता है गाय का दूध भी न पीते हो, लेकिन गौ रक्षक सारे लोग हो गए मध्य प्रदेश में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि और कांग्रेस ने इसी वजह से गौशालाओं की बात की है बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में, ये इशू भुनाने की कोशिश की है कांग्रेस ने। हाँ, इसीलिए उनकी नजर है कि भाई गाय पर नजर जा रही है तो चलो हम गौशाला बना देंगे। बिल्कुल। और लेकिन ये कोई जवाब नहीं देता कि जितनी गौशालाएं बनी है, यही नहीं पूरे देश भर में जी, उनको जो स्टेट से फंडिंग है वो इतनी कम होती कि वो गौशालाएं वहीं दम तोड़ देती हैं गाय। वो अलग बात है, वो इस पर इस समय डिस्कशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि 2 से 4% स्विंग वोट जो जीत या हार जीत जाता है उसमें लोकल मुद्दे गौण हो जाते हैं। और आप सैफुल्लाह से पूछिए तो पता चले 2 से 4% स्विंग बहुत होता है, सब किया धरा बेकार हो जाता है और कौन हार रहा था कौन जीत रहा था पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है अभी भी ये चुनाव राम मंदिर की छाया में, भले आंदोलन अयोध्या में हुआ लेकिन पूरे देश में चर्चा है कि मंदिर बीजेपी बनाएगी या नहीं बनाएगी। कांग्रेस का क्या रुख है उस पर? कांग्रेस गाय की बात पर साफ बोलती है, मंदिर पर नहीं बोलती। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि 2 की प्लेयर्स राहुल गांधी और मोदी साहब, दोनों लोग राम का नाम लेने घबराते हैं। राम का नाम कोई आजकल नहीं ले रहा और अयोध्या भी नहीं जा रहे हैं, राम के दर्शन करने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बर का छत्ता है, अगर इसमें हमने हाथ रख दिया तो पता नहीं क्या परिणाम होगा। तो मुझे लगता है स्विंग वोट जो है राम मंदिर का मुद्दा जो है बहुत हद तक इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सर, कमल दत्ता जी बहुत मुख्तसर में इसका जवाब दीजिए, फिर इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। अभी एक रिपोर्टर के पास जाना है, लेकिन पहले आप इस पर जवाब दे दीजिए, रिएक्शन भी हम आपका ले ही लेते हैं जी। देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हिंदुत्व का मुद्दा किस तरह से असर दिखाया और कितना हावी रहा है। और बीजेपी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चुनाव को हिंदुत्व वर्सेस सेकुलर के हिसाब से पूरा चीज को लेके जाए, और जब ये तमाम चीजें जितने आ गई, आरएसएस पे बैन लगाना, आरएसएस की शाखाओं को लेकर चर्चा होना, 90% वोट बैंक के बारे में बात करना, गौशाला, रामपथ, गौमूत्र, तमाम चीजें, राम जन्मभूमि मंदिर, ये सब चीजें जब आ गया है तो कहीं ना कहीं पे ये दिखाने लगा और कंपटीशन जो हुआ कि असली हिंदुत्व वर्सेस इमिटेटिंग हिंदुत्व या फिर इमिटेशन, हाँ, ये चीजों पे बल्कि यूं कहा जाए कि हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व, जो जिसकी आपने चर्चा शुरू में की थी, इस पर और भी चर्चा करेंगे। इस पर सर कमल दत्ता जी आएंगे, इस पर और बात करेंगे। दुबे जी भी इस पर जुड़े हुए हैं। इस वक्त सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं, क्या कुछ सियासी हलचल है, पोलिंग कैसी चल रही है? हमारे नुमाइंदे अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब 12 बजने वाले हैं, यानी तकरीबन 4 घंटे की पोलिंग अब से कुछ देर में मुकम्मल हो जाएगी। क्या कुछ रफ्तार है पोलिंग की? और ईवीएम की खराबी की भी खबरें आ रही हैं। इंदौर में क्या कुछ हलचल है? ईवीएम्स क्या इंदौर में ठीक ठाक चल रही हैं? देखिए, अगर ईवीएम की बात करें तो इंदौर में भी कई जगह ईवीएम के खराब होने की खबरें आई थी, लेकिन उनको दुरुस्त कर दिया गया है और मतदान की जो गति है वो अब तेज होती जा रही है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लगी हुई हैं और अभी तक का जो अगर आंकड़े की बात करें तो 30 से 35% तक मतदान ये 4 घंटों में हुआ है और ऐसा माना जा रहा है करीब 70 से 75% मतदान इस बार इंदौर में होगा। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और सबसे ज्यादा वोटर इंदौर में है, करीब 25 लाख के करीब यहाँ पर वोटर हैं और सुबह से ही इन मतदान केंद्रों पर भीड़ जमा है। इन जो मालवा और निमाड़ का क्षेत्र है, बड़ी संख्या में लोग पूरे इलाके में मतदान कर रहे हैं और कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है। माना जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान
चल रहा है। मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इलाका है। यहाँ पर 66 सीटें की पूरी क्षेत्र से आती हैं और जो भी यहाँ से ज़्यादा सीटें जीतता है उसी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। इसलिए यहाँ पर सारी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ था। उसके बाद मतदान आज हो रहा है और ईवीएम में प्रत्याशियों का भाग आज कैद हो जाएगा और 11 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। अरुण, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने बताया कि भाई मालवा की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें मालवा से आती हैं और मालवा को फतेह करने के लिए तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। कहा जाता है कि जिसने मालवा जीत लिया वो समझिए मध्य प्रदेश पर राज करेगा। क्या कुछ बड़े फैक्टर हैं जिन्हें, या बड़े इश्यूज कह लें अरुण, जिन्हें जहन में या दिमाग में रखकर लोग आज वोट करने के लिए निकले हैं? मालवा के इश्यूज की अगर हम बात करें, देखिए मालवा में सबसे बड़ा इशू है वो है किसानों का इशू है। किसान यहाँ 73% किसान मतदाता यहाँ पर है और किसानों की फसलों का दाम है, किसानों की जो मंडियों में अव्यवस्थाओं की बात है या फिर किसानों की जो उपज बाहर बेचने का मामला है उसको लेकर जरूर यहाँ पर तमाम आंदोलन होते रहे हैं। और यहाँ पे मंदसौर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, इसमें मंदसौर गोलीकांड हुआ था, इसमें 6 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद से यहाँ की सियासत कुछ ज्यादा ही गर्मा गई है और किसानों को लेकर ही दोनों ही दल, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने किसानों के मुद्दे यहाँ पर ज्यादा उठाए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पर है, लेकिन उद्योग की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। तमाम बड़े उद्योगों को लाने की बात कही है लेकिन यहाँ पर उद्योग नहीं पहुंचे हैं और बेरोजगारी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पर बहुत सारी कपड़ा मिलें हुआ करती थी, करीब 12-13 बड़ी मिलें हैं जो यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। उनमें 2.5 लाख से ज्यादा परिवार बेरोजगार हो गए हैं, तो ये मुद्दा भी यहाँ पर बड़ा है। तो उद्योग, बेरोजगारी और किसान, यहाँ पर 2 बड़े मुद्दे मालवा में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तीसरा पीने का पानी का मामला है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो छोटे मोटे तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बड़े मुद्दे यही हैं, इन पर ही मतदाता अभी वोट करेंगे और अपने मन की बात करेंगे। हालांकि इस बार इस चुनाव में ये बार देखा जा रहा है कि मतदाता पूरी तरह से साइलेंट है, उसको भांप पाना बहुत मुश्किल है कि वो किस ओर झुकेगा, किसको वोट करेगा। तो ये बड़ी बात मालवा में निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो दलित राजनीति का केंद्र भी मालवा को ही कहा जाता है, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनकी जन्मस्थली महू है, तो महू में भी सारे जो भी नेता बड़ी पार्टी गए उन्होंने वो महू में जरूर माल्यार्पण करने गए जिससे दलित वोट बैंक को साधा जाए। तो किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन किसका जादू चलेगा, किसका जोर चलेगा, ये 11 तारीख को पता लग पाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अरुण, एक आखिरी सवाल आपसे और ले लेते हैं, क्योंकि मालवा की अगर हम बात करें, आप इंदौर में हैं, मालवा में अगर 2013 की बात करें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा था। इस बार पॉलिटिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें, समीकरण की बात करें, उसे कैसे आप देखते हैं? देखिए अगर 2013 की बात करें तो 2013 में इस इलाके से कांग्रेस के पांव उखड़ गए थे और 66 में से 56 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जिस तरह से मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ, किसान गोलीकांड हुआ, उसके बाद से कांग्रेस को यहाँ पर संजीवनी मिली है और कांग्रेस के राहुल गांधी ने मंदसौर में, नीमच में, उज्जैन में, झाबुआ में, खरगोन में कई बड़ी सभाएं की हैं। उसके साथ ही पीएम मोदी खुद मंदसौर गए, उन्होंने सभा की, अमित शाह ने उज्जैन में सभा की, इंदौर में राहुल गांधी और अमित शाह दोनों ने कि हर पार्टी की नजर एक तरह से मालवा पर थी और क्योंकि यहां पर किसानों का बड़ा मामला था, इसी वजह से कांग्रेस इस पूरे इलाके को और इस पूरे इशू को यहां पर भुनाने की कोशिश में लगी। अरुण, आपसे फिर जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपडेट करने के लिए इस वक्त। और चलिए इस वक्त सीधे छिंदवाड़ा का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, छिंदवाड़ा में क्या कुछ अब तक तस्वीर है? 4 घंटे अब पूरे हो जाएंगे पोलिंग को लेकर, कितना लोगों में जोशो खरोश है और ईवीएम के क्या कुछ हालात हैं? देखिए, यहाँ पर ईवीएम को लेकर किसी तरह की कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है और अभी तक की हम बात करें तो 11 बजे तक 20% मतदान हो चुका है। सुबह जो मतदान की प्रक्रिया थी वो काफी धीमी थी, लेकिन अब आप पोलिंग बूथ पर देख सकते हैं कि मतदाताओं
की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ने का काम हो रहा है वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ने की उम्मीद है। छिंदवाड़ा में बात करें तो सबसे पहले शिकारपुर पोलिंग बूथ पर सुबह 8 बजे कमलनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया था। बीजेपी के प्रत्याशी हैं चौधरी चंद्रभान सिंह, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और वहां पर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने घरों से अब बाहर निकल रहे हैं और मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ 109 साल के बाल किशन साहू भी मौजूद हैं जिन्होंने आज अपने मत का इस्तेमाल किया। उम्र 109 साल हो गई है, लेकिन हर बार चुनाव में मत डालना वो नहीं भूलते और व्हील चेयर के जरिए अब वो आज पोलिंग बूथ तक पहुंचे और वहां पर अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। 109 साल की उम्र हो गई आपकी, अभी तक लगातार आप हर बार चुनाव में इसी तरीके से मतदान करने आ रहे हैं? अरे क्या जोर से बोल रहे वो कह रहे हैं कि आपकी उम्र 109 साल हो गई है, अब तक आप हमेशा वोट दिए हैं क्या? तो ये बाल किशन साहू हैं, हालांकि उम्र का तकाजा है, कम सुनाई देता है, लेकिन वोट करने से वो नहीं चूकते और यही कारण है कि 109 साल की उम्र के बाद भी वो आज पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया और इसी तरीके से लोग कतार लगाकर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं, पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर महिला अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। क्यूलेस भी इस बार बिना लाइन के भी लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सीधे जाकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, टेंट तंबू लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई बिल्कुल अनुराग, ये अच्छी खबर है कि कम से कम छिंदवाड़ा से ईवीएम्स के खराबी की खबर एक तरह से नहीं है और यहां पर पोलिंग एक तरह से अच्छे तरीके से चले। लेकिन छिंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं अनुराग, तो ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, यानी कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा कमलनाथ का प्रभाव गढ़ माना जाता है और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी वो अध्यक्ष हैं। तो न सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि महाकौशल और पूरे प्रदेश में उनकी साख दांव पर लगी है। यदि यहाँ पर कितना असर वो मतदान या चुनाव में कर पाते हैं, कितनी बड़ी जीत यहाँ पर छिंदवाड़ा में दिला पाते हैं। यदि 2013 के चुनाव की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा था, 3 पर कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन इस बार ठीक चुनाव के पहले कमलनाथ ने यहाँ पर ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की हैं, लेकिन उनकी साख दांव पर जरूर लगी है कि छिंदवाड़ा में इस बार किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करती है, क्योंकि लगभग सभी सीटों पर कांटे का मुकाबला है और यही हाल महाकौशल की सीटों का भी है। 49 सीटें महाकौशल से आती हैं, जिसमें 34 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 सीट निर्दलीय के कब्जे में। तो निश्चित तौर पर महाकौशल में न सिर्फ कमलनाथ की साख दांव पर लगी है बल्कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो इस बार निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में उनकी साख दांव पर लगी और अभी तक जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं कि पूरे प्रदेश में 20% के आसपास मतदान हो चुका है, शाम तक पूरे प्रदेश की जनता अपना फैसला सुना देगी और 11 दिसंबर को जब नतीजे निकल कर आएंगे तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस बार किसका जादू चलता है और किसको जीत हासिल होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 11 तारीख को ही तस्वीर एक तरह से साफ होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आप नजर बनाए रखें, आपसे फिर हम बात करेंगे और छिंदवाड़ा की आज जो पोलिंग हो रही है उस पर और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ मध्य प्रदेश की आज की पोलिंग पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वकमल दत्ता जी हैं और सुरेंद्र दुबे साहब हैं। सुरेंद्र दुबे जी, पिछली खबर पर जाने से पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे और बात निकल कर आई कि भाई मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो इस बार हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व एक तरह से सीधा सीधा मुकाबला हो रहा है। क्या आपको भी यही कुछ महसूस हो रहा है? देखिए, हिंदुत्व बहुत बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन मुझे हार्ड हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात जरा कम समझ में आती है। अच्छा। मोस्टली हिंदुत्व सॉफ्ट ही होता, हार्ड की संख्या बहुत कम होती है। मैं दूसरी बात पर आता हूं कि और जो 2% से 4% वोट आएगा जी, स्विंग वोट, एक उसका दूसरा बड़ा आधार होगा बेरोजगारी। अभी जब आपके इंदौर से आप बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया वहां कि कितने कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं। सही, ये टोटल इंपैक्ट सारी देश भर में नोटबंदी के बाद का।
तो मुझे लगता है कि इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, वहां जहां छोटे रोजगार बंद हुए हैं। और छोटे रोजगार, देखिए छोटा आदमी ही वोट भी ज्यादा डाल रहा, छोटे से और मध्यम वर्ग तक। अपर क्लास का आदमी अब वोट अभी भी कम डालता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा पॉइंट जिस पर स्विंग वोट पड़ेगा वो ये बेरोजगार जो लोग हुए हैं, युवा हुए हैं, वृद्ध हुए हैं, विभिन्न मिलों के लोग हुए हैं, छोटे छोटे उद्योग बंद हुए हैं, ये एक बड़ा पॉइंट होगा। हिंदुत्व है पहला पॉइंट, इसमें फर्स्ट वही रहेगा। सेकंड ये पॉइंट रहेगा जिसके आधार पर वोटिंग होगी, और हर हाल में ऐसा ये दो पॉइंट जो है हावी रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल इस वजह से आपसे था, जिस तरह सर्वकमल दत्ता जी ने भी कहा कि भाई बहुत से ऐसे इश्यूज थे, और आपने भी शुरू में कहा था कि भाई बीजेपी के ही रास्ते पर एक तरह से कांग्रेस चल पड़ी है। आपने ही कहा था कि भाई चाहे गौशाला का मामला हो या दूसरे इश्यूज हो, या यूं कहें कि मंदिर मंदिर राहुल गांधी भी जाने लगे हैं, तो एक तरह से बीजेपी के ही रास्ते पर ही कांग्रेस चलती नजर आ रही है। मैं एक बात कह दूं, देखिए मैंने भी ये कहा था, आप भी कह रहे, मैं तो ये कब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हिंदुत्व की बात पर बीजेपी जीतती थी। कांग्रेस को लगा कि भाई अब हम बगैर हिंदुत्व की बात के नहीं जीत सकते, तो उसने गौशालाओं की बात पर जोर दिया, राम पथ गमन पर जोर दिया। लेकिन उसी में मैंने एक बात कही कि जब राम की बात आती तो न राहुल गांधी बोलते न मोदी बोलते, दोनों में कोई नहीं बोलता। कोई अयोध्या जाने को तैयार नहीं, कोई रामलला के दर्शन करने को तैयार नहीं है। तो उस तरह से कट्टर हिंदुत्व से दोनों बच रहे हैं, हिंदुत्व की बात पर लड़ रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते, हिंदुत्व भी कट्टरवादी होते, सर्वकमल दत्ता जी और सॉफ्ट भी। सर्वकमल दत्ता जी, राम की याद सबको आती, लेकिन ना मोदी जी ना तो राहुल गांधी कोई अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं, राम के दर्शन करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अगर 4.5 साल में अगर राम लाला के बारे में अगर बात नहीं की है, या फिर अयोध्या के बारे में बात नहीं किए हैं, वो सही तरह से एक उचित दिशा में एक उचित कदम था। प्रधानमंत्री सबके होते हैं और सबके लिए होते हैं, तो इसलिए किसी एक पार्टिकुलर मजहब के बारे में उल्लेख करना उनके लिए शोभा नहीं देता है। पर फिर भी आपको याद होगा 2 दिन पहले के जनसभा में राजस्थान में अयोध्या का मामला उन्होंने जरूर उठाया, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह का राजनीतिक कुछ वरिष्ठ वकीलों ने, जिनका कहीं ना कहीं पे ताल्लुकात कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो लोग जिस तरह से अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे थे, इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा जरूर किया है इस पूरे चीज पे। मैंने शुरुआत में ही कहा था, 2 शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि ओरिजिनल हिंदुत्व और क्लोन्ड हिंदुत्व, उसको मैं दोबारा दोहराता हूं। क्लोन्ड मतलब इमिटेशन हिंदुत्व की। कांग्रेस पार्टी इस इमिटेशन में नाकामयाब रही है, इसलिए क्योंकि आपने गौशाला का तो बात आपने कर लिया, रामपथ का बात आपने कर लिया, गौ माता की बात आपने कर ली, गौमूत्र की बात आपने कर ली, पर उसके बाद आपकी वीडियोस भी सामने आती है कि इनको देख लेंगे। फिर 90% वोट बैंक की भी बात आप करते हैं, जैनोधारी ब्राह्मण आप कहते हैं, 6 महीना आपको लगता है गोत्रा बताने, बहुत सी चीजें निकल कर आई। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक पर जाएंगे। दुबे जी बहुत जल्दी से आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। हाँ, देखिए अभी जो चर्चा जैसे कि अयोध्या की बात की, उसमें राम से संबंधित कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कोर्ट पर यह आक्षेप लगाया कि साहब कांग्रेस पर कि ये लोग वहां दबाव बनाने की कोशिश की है। वो अगेन एक चाल है, वो राम की बात करना नहीं है। ये उन्होंने नहीं कहा कि अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बन रहा, मंदिर शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं करते। मैं ये बात कह रहा हूं, क्लोन हिंदुत्व और सही हिंदुत्व भाई उनकी अपनी एक परिभाषा है, मुझे नहीं मालूम। जो हिंदू पैदा होगा वही हिंदू रहेगा, वही हिंदू रहेगा, होने के नाते डायरेक्टली मंदिर के बारे में उल्लेख भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल इसी इशू पर लौट कर आते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, सर्वकमल दत्ता और सुरेंद्र दुबे जी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटकर इसी इशू पर आएंगे, और मध्य प्रदेश की पोलिंग पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।